हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। न्यू क्लासेज इकोनॉमिक्स क्लास थर्ड है ये। इससे पहले मैं दो क्लासेज आपको देख चुका हूँ। जिन्होंने नहीं देखी हैं वो प्लीज़ जाके देखना। वो दो क्लासेज उनके किस किस के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। वो दो क्लासेज, एक तो है हमारे एमआरएस के बारे में, यानी कि जो आरबीआई नोट कैसे इशू करता है। दूसरी जो वो मैंने बताई है जीएसटी के ऊपर। जीएसटी के ऊपर मैंने बहुत अच्छा लेक्चर आपके सामने पेश किया है, तो जीएसटी को जरूर देखना। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पिछले सालों में पूछे गए थे वो सारे के सारे वहाँ इंक्लूड किए हुए हैं। टेस्ट सीरीज भी लगाई है, तो प्लीज़ आपको उनको देखना। मैंने उनकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवाई थी। अब आपको थर्ड लेक्चर पेश हुआ इकोनॉमिक्स का। मैं बजट से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लेने वाला हूँ, तो ध्यान से देखना। और एंड में जैसे ही आप थ्योरी सेक्शन कंप्लीट करोगे तो उसके बाद इसमें मैं आपको क्वेश्चन आंसर टेस्ट भी लगाने वाला हूँ, तो थोड़ा ध्यान से देखना। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूँ कि मेरे चैनल पर अभी 70 सब्सक्राइब यानी कि मेरे हो चुके हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने, और उस वीडियो में जीएसटी को आपने लगभग 50 व्यक्ति उसे देख चुके हैं। तो वीडियो यानी कि मैं ये समझता हूँ कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो आज भी बहुत ज़्यादा पढ़ाई को लेकर एक्साइटमेंट है। ये अच्छी बात है, पढ़ना भी चाहिए। तो 17 सब्सक्राइब हो चुके हैं, तो और करें नहीं 100 तक इस वीडियो पे 100 तक सब्सक्राइब होना चाहिए, तो प्लीज़ शेयर करना ज़रूर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो 100 सब्सक्राइब इस वीडियो पे मुझे चाहिए। चलिए धन्यवाद दोस्तों। अब इसके बाद देखो, आज मैं बजट आपके सामने पेश हूँ लेके। तो बजट से संबंध एसएससी, यूपीएससी, एमपीपीएस, एसआई, रेलवे बजट जितने भी कॉन्सेप्ट है वो सब हम आज पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। पहले इसमें देखो क्या क्या पढ़ने वाले। बजट क्या है, मनी बिल क्या है, फाइनेंस बिल क्या है, बजट कौन कर तैयार करता है, रियल बजट क्या होता है, टाइप ऑफ बजट कितने होते हैं, यानी कि निष्पादन बजट, जीरो बेस्ड बजट, आउटकम बजट, जेंडर बजट। फिर हमने घाटे के बारे में जानेंगे कि बजट घाटा क्या होता है, और हमारा राजस्व घाटा के फिक्सल जो डेफिसिट है वो क्या होती है, प्राइमरी डेफिसिट क्या होती है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होती है, इन सभी के बारे में आपको बताने वाले हैं। तो देखिए बजट, तो बजट जो शब्द है वो फ्रेंच भाषा के बोक्टे यानी कि इसे लिया गया है, और बजट शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है चमड़े का एक थैला। हमारे संविधान में बजट का उल्लेख नहीं है, तो बजट शब्द का उल्लेख नहीं है तो हम क्या यूज करते हैं, तो इनकी जगह वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख हमारे संविधान में रखा गया है, जो अनुच्छेद 112 में है। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हमारे जो संविधान में बजट शब्द का उल्लेख है या नहीं, तो नहीं। हमारे शब्द में बजट की जगह क्या आता है, वित्तीय विवरण यानी कि वार्षिक वित्तीय विवरण आता है। अब वार्षिक वित्तीय विवरण है तो ये कब से कब शुरू होता है, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक वार्षिक वित्तीय विवरण होता है। तो शुरुआत 1 अप्रैल से होगा, खत्म 31 मार्च को होता है। तो इसका उल्लेख हमारे संविधान के 112 अनुच्छेद में रखा गया है। बजट एक सरकार की राजकोषीय नीति का एक लेख पत्र होता है, तो यानी कि जो बजट है वो कैसा होता है, एक राजकोषीय नीति का एक लेख पत्र होता है। अब राष्ट्रपति की सहमति से वित्त मंत्री लोकसभा में वित्तीय वर्ष के लिए बजट प्रस्तुत करता है। अब देखो राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति कहेगा वित्त मंत्री से कि भाई अपना बजट पेश करो, किस साल का क्या बजट है। तो वो सबसे पहले जो वित्त मंत्री, आज फिलहाल हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है, जो अभी बजट हमारा पेश हो चुका है, तो उस बजट में किसके कहने पेश किया है, राष्ट्रपति के कहने पर। किस में पेश किया गया है, लोकसभा में पेश किया जाता है। तो हमारे संसद के 3 अंग हैं, एक तो राष्ट्रपति हो गया, एक लोकसभा हो गया, और एक हमारा राज्यसभा हो गया। तो राष्ट्रपति सहमति देगा बजट के लिए, और कहाँ पे पेश किया जाएगा, सबसे पहले वो लोकसभा में पेश किया जाएगा। अब संसद में बजट को मनी बिल के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, तो ये भी क्वेश्चन यहाँ बनता है कि जो बजट संसद में रखा जाता है तो किसके रूप में रखा जाता है, फाइनेंस बिल के रूप में या मनी बिल के रूप में, तो वो मनी बिल के रूप में रखा जाता है। अब हम जानते हैं कि मनी बिल क्या है, फाइनेंस बिल क्या है। तो देखो मनी बिल क्या है, संविधान के अनुच्छेद 110 में इसका उल्लेख है, इसे लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। अब बजट शब्द का उल्लेख हमारे संविधान में नहीं है, तो किसका उल्लेख है हमारे संविधान में, हमारे संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है, जो कौन से अनुच्छेद में रखा गया, अनुच्छेद 112 के अंतर्गत रखा गया है। अब जो मनी बिल है, तो मनी बिल कौन से अनुच्छेद में रखा गया है, अनुच्छेद 110 में रखा गया है, जो लोकसभा में ही पेश किया जाता है। कोई बिल मनी बिल है कि नहीं, ये लोकसभा का स्पीकर बताता है। तो यानी कि लोकसभा के जो अब फिलहाल चेंज हो चुके हैं, जो ओम बिरला थे वो, तो ओम बिरला हमारे यहाँ लोकसभा के स्पीकर थे। तो जो मनी बिल है, मनी बिल जो है वो लोकसभा का स्पीकर बताता है कि ये बिल कैसा है, ये मनी बिल है या फाइनेंस बिल है। ठीक है। अब संचित निधि, तो संचित निधि क्या है, तो संचित निधि के बारे में भी हमारे संविधान में उल्लेख है, अनुच्छेद 146 के अंतर्गत। तो उसमें संचित निधि से जो पैसे यानी कि जिनको सैलरी दी जाती है वो एक संचित निधि कहलाती है। संचित निधि से क्या क्या काम करते हैं हम, धन निकालना, उसमें पैसा जमा करना, किसी को उधार लेना, किसी को उधार देना, न्यू टैक्स को लाना और न्यू टैक्स को हटाना, संबंधित प्रस्ताव वाले विधेयक मनी बिल कहलाते हैं। तो इनके जो संचित निधि में हम कोई भी पैसा डालें या कोई भी पास से पैसा निकालें या कुछ पैसा उसमें जमा करें या कुछ पैसा हमको देना, उधार देना, उस पर कोई न्यू टैक्स को लाना या हटाना, इनसे संबंधित जो चीज़ रखी जाती है वो सारे के सारे मनी बिल कहलाते हैं, और मनी बिल अनुच्छेद 110 के अंतर्गत रखा गया है। फिर लोकसभा, अब जब मैंने बताया था कि सबसे पहले राष्ट्रपति बताएगा किसको, वित्त मंत्री को, कि आप लोग बजट अपना पेश करो। तो जो लोकसभा है
वो क्या करेगा, तो बजट कैसा है, पहले तो बजट मनी बिल है या फाइनेंस बिल है, तो उसको सबसे पहले लोकसभा का स्पीकर डिफेंड करेगा। अगर वो मनी बिल है तो सबसे पहले कहाँ पेश किया जाएगा, वो लोकसभा में पेश कर दिया जाएगा राष्ट्रपति की सहमति पर। फिर उसके बाद राज्यसभा में पेश किया जाएगा, जो 14 दिन में रिजल्ट आता है वहाँ से। राज्यसभा में 14 दिन का उन्हें टाइम दिया जाता है कि इसके अंदर आप बताओ कि बिल हमने पेश कर दिया। अगर वो उसमें कोई राज्यसभा को कोई लगे डाउट, तो वो क्या करेगा, वापस लोकसभा के पास भेजेगा। एक बार ध्यान रखना, जैसे ही राज्यसभा से एक बार वापस लौटा दिया जाता है, दोबारा जब हम लोकसभा राज्यसभा को देती पास करने के लिए, राज्यसभा मना नहीं कर सकता, राज्यसभा वापस नहीं कर सकता, फिर दोबारा वो लोकसभा को दिया जाता है। लोकसभा फिर उसे राष्ट्रपति के पास भेज देता है। राष्ट्रपति के जाने के बाद ही वो बिल की जगह क्या बन जाता है, अपना एक संशोधन या फिर कह सकते हैं अपना पास हो जाता है। तो राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर करने के बाद ही हमारा बजट पास हो जाता है। फिर मनी बिल, ये मैंने आपको बता दिया था, लेकिन मनी बिल के बाद मैंने आपको बताना है एक फाइनेंस बिल क्या है होता है। तो फाइनेंस बिल इस दस्तावेज में नए कानून, नए करों को लागू करने, पुराने करों में परिवर्तन करने से संबंधित प्रस्ताव होते हैं, जैसे वित्तीय विधेयक कहते हैं। इसका उल्लेख संविधान में अनुच्छेद 117 में। देखो मैंने आपको 3 अनुच्छेद बढ़ा दिए, अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 110 और अनुच्छेद 117। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि हमारे बजट का उल्लेख है। मनी बिल का उल्लेख अनुच्छेद 110 में रखा गया है। फाइनेंस बिल का जो रखा गया है वो अनुच्छेद 117 में रखा गया है। तो फाइनेंस बिल क्या होता है, इसमें आप नए कर लेकर के आओ, पुराने करों में कोई परिवर्तन करना चाहो तो वो वित्तीय विधेयक होता है। इसका उल्लेख भी अनुच्छेद 117 में रखा गया है। फिर बजट कौन तैयार करता है, तो वित्त मंत्रालय तैयार करता है। अगर वित्त मंत्रालय वहाँ पर नहीं है, यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर वहाँ पर नहीं है, तो वित्तीय सचिव यानी कि फाइनेंस सेक्रेटरी वहाँ पर उस बजट को तैयार करेगा। और संसद द्वारा बजट पास किए जाने तक सरकारी खर्च लेखा अनुदान के तहत प्राप्त किया जाता है। यानी कि जब संसद द्वारा बजट पास किए जाने तक, माना संसद ने जो भी बजट पास करने के लिए सोचा, तो जब तक उसमें खर्चे होते हैं नहीं, वो सरकारी जो खर्चे होते हैं उन्हें कहाँ से प्राप्त किया जाएगा, लेखानुदान द्वारा प्राप्त किया जाएगा, यानी कि वोट ऑन अकाउंट के द्वारा प्राप्त किया जाएगा। तो इसका उल्लेख यहाँ पर अनुच्छेद 116 में। तो मैंने आपको 4 अनुच्छेद पढ़ा दिए, अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 110 और अनुच्छेद 117 और अनुच्छेद 116। तो अनुच्छेद 112 में क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख दिया गया है। अनुच्छेद 110 में क्या रखा गया है हमारे, तो अनुच्छेद 110 में रखा गया है हमारे ये जो मनी बिल है। और अनुच्छेद 116 में क्या रखा गया है, लेखानुदान। और अनुच्छेद 117 में क्या रखा गया है हमारा, ये फाइनेंस बिल रखा गया है। ठीक है, ये मैंने चारों चीज़ आपको पढ़ा दी हैं। जब भी हम संसद में कोई बिल बजट पेश करते हैं, तो बजट पेश करने तक जो खर्चा होता है, उसी खर्चे को लेखा अनुदान के तहत प्राप्त किया जाता है और अनुच्छेद इसका 116 में रखा गया है। अब नेक्स्ट लाइन पर पढ़ते हैं हम, जिस दिन बजट लोकसभा में आता है उसी दिन राज्यसभा में प्रस्तुत करना होता है। अब रेल बजट, क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो बजट था वो रेल बजट, पहले एक ही बजट पेश होता था, यानी कि आम बजट भी, सामान्य बजट भी, जितना बजट होता था रेल बजट भी, तो ये सब एक सीधे पेश होता था। तो रेल बजट सबसे, अब रेल बजट की अलग कर दिया गया, तो यानी कि सन 1924 में रेल बजट को जनरल बजट, जो सामान्य बजट होता था, उससे बिल्कुल अलग कर दिया गया। और कब अलग हुआ है, 1924 को अलग हुआ है। किसके कहने पर अलग किया गया है, एकवर्थ कमेटी के तहत इन्हें अलग कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो फाइनली 1 फरवरी 2017 को इसको जनरल बजट के साथ मिला लिया गया और एक साथ प्रस्तुत कर दिया गया। देखो आपको 2 क्वेश्चन याद बन रहे हैं रेल बजट से। रेल बजट मतलब बनने तो 3 हैं। पहला कि रेल बजट अलग कब हुआ था, 1924 में, किसके कहने पर हुआ था, एकवर्थ कमेटी के कहने पर। फिर दोबारा 1 फरवरी 2017 को इस रेल बजट को आम बजट में, यानी कि जो जनरल बजट है उसमें शामिल कर लिया गया था। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब टाइप ऑफ बजट क्या होता है, तो टाइप ऑफ बजट में हमारा होता है परफॉर्मेंस बजट, यानी कि एक बोलते हैं निष्पादन बजट। तो क्या होता है, चालू वित्तीय वर्ष के परिणामों को आधार मानकर अगले वर्ष का बजट तैयार करना ही क्या कहलाता है, परफॉर्मेंस बजट कहलाता है। देखो परफॉर्मेंस यानी कि अपना, जैसे हम कॉलेज में पढ़ते हैं, तो कॉलेज में हमें मानो कि 15 अगस्त या 26 जनवरी या कुछ फेस्ट होने पर हम उसमें क्या करते हैं, भाग लेते हैं। तो भाग लेने के लिए जो हम तैयारी करते हैं ना पहले ही, तो आगे आने वाली चीज़ को ही तो हम ध्यान में रख के अपनी तैयारी करते हैं कि हमें अच्छा रिजल्ट देना है अपना। तो चालू वित्तीय वर्ष के परिणामों को आधार मानकर अगले वर्ष का बजट तैयार करना ही क्या कहलाता है, परफॉर्मेंस बजट कहलाता है। नेक्स्ट बजट की बात करते हैं, जीरो बेस्ड बजट सिस्टम क्या होता है। तो इस तरह के बजट में पुराने वर्षों के व्ययों पर विचार नहीं किया जाता। तो जीरो जो बजट होता है, जीरो का मतलब क्या होता है, बिल्कुल लो लेवल से उठा के चलना, यानी कि इसमें हमें जो पुराने सालों में जो खर्चे हुए हैं, जो व्यय हुए हैं, उनको ध्यान में नहीं दिया जाता, ना ही उसमें कुछ सुधार किया जाता। नए वर्ष के लिए बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना ही क्या कहलाता है, जीरो बेस्ड बजट सिस्टम कहलाता है। इस प्रणाली को हमने सूर्य अस्त बजट भी कहते हैं, यानी कि सनसेट बजट सिस्टम भी कहा जाता है। तो दोस्तों मैंने आपको एक तो परफॉर्मेंस बजट बताया, एक जीरो बेस्ड बजट बताया। परफॉर्मेंस बजट हमेशा नई चीज बातों को ध्यान में रखकर तैयार करके बनाया जाता है, यानी कि उसको चालू जो करंट ईयर
होता है ना, जैसे करंट ईयर क्या है, जैसे हमारा चल रहा है 2021, तो 2021 खत्म कब होगा, ये 2022 में खत्म हो जाएगा, क्योंकि 1 अप्रैल वार्षिक वित्त जो होता है वो 1 अप्रैल 31 मार्च के बीच होता है। तो अभी चल रहा है फिलहाल 2021, तो उसके बाद 31 मार्च 2022 में ये साल खत्म हो जाएगा। तो परफॉर्मेंस बजट आपको पता चल गया होगा क्या होता है कि चालू वित्तीय वर्ष को आधार मानकर बजट तैयार करना परफॉर्मेंस बजट कहलाता है। जीरो बेस्ड बजट सिस्टम क्या होता है, जो बिल्कुल नए सिरे से शुरू किया जाता है, जिसमें पुराने साल में जितने भी खर्चे हुए ना उनको ध्यान ही नहीं दिया जाता, तो नई सिरे से बजट तैयार करना ही जीरो बेस्ड बजट कहलाता है। और इसी प्रणाली को क्या कहा जाता है, सूर्य अस्त बजट कहलाता है। हमने करते हैं कि जो सूर्य अस्त बजट यानी कि जीरो बेस्ड जो बजट था उसका जनक किसे कहा जाता है, तो पीटर ए पायर को इसका बजट जो जनक है वो कहा जाता है। कौन से बजट को, जीरो बेस्ड बजट सिस्टम प्रणाली का जनक किसे कहा जाता है, पीटर ए पायर को कहा जाता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और चैनल को मेरी मदद करना। मैं आगे आपको, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमें, अगर लाइक करना चाहते हो तो लाइक कर दो, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमें मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लग रही होगी वीडियो। अब अपनी वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। इस क्लास का प्रयोग इस प्रणाली का प्रयोग सर्वप्रथम अमेरिका ने किया था। कौन सी प्रणाली का प्रयोग, जीरो बजट बेस्ड सिस्टम प्रणाली का प्रयोग किसने किया था, सबसे पहले 1973 में अमेरिका ने किया था। और भारत ने इस प्रणाली की शुरुआत 1987 और 1988 में की थी। दोस्तों बहुत डीपली मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ, तो इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। बिल्कुल मैं इतना डीपली क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि अभी जो बजट हमारे हरियाणा में जो पेपर हुआ था ना, सच में बता रहा हूँ कि उसने कितने क्वेश्चन आए थे, लगभग हर सेट से 8 से 10 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के उठ रहे थे। और रियल मानना पूरे हरियाणा में जो इकोनॉमिक्स थी ना उसने हाहाकार मचा दिया, सबके छोछड़े उड़ गए। वो बोलने लगे कि भाई साहब ये क्या, इकोनॉमिक्स डाल दी, किसको आती है इकोनॉमिक्स। तो मैं आपको पूरा डीपली पढ़ाऊंगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। और मैं यहाँ से इकोनॉमिक्स एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं, अगर मैं जितना डीपली पढ़ा रहा हूँ वो आप पूरा कर लिया तो इकोनॉमिक्स अच्छी हो जाएगी आपकी। तो देखो तो जीरो बजट सिस्टम है, तो जीरो बजट सिस्टम बिल्कुल नए सिरे से तैयार किया जाता है। और जीरो बजट सिस्टम जब नए सिरे से तैयार किया जाता है तो उसमें किसी वर्ष को, इनकी किसी भी आधार वर्ष किसी भी चीज़ को ध्यान में रखकर नहीं बनाया जाता, वो बिल्कुल नए सिरे से शुरू किया जाता है। उसे हमने क्या कहा था, सूर्यास्त बजट के नाम दिया गया था और इसका जनक पीटर ए पायर को कहा गया था। और सबसे पहले जीरो बजट सिस्टम का जो यूज किया था वो अमेरिका ने 1973 में किया था। तो भारत ने कब अपनाया, 1987 1988 में से अपनाया गया था। सबसे पहला राज्य जिसने जीरो बजट बेस्ड बजट सिस्टम को अपनाया था वो आंध्र प्रदेश था। तो सबसे पहला बजट जिसने, तो आपको समझ आ गया होगा। तो मैंने आपको समझा दिया होगा कि ये जो हमारा जो सूर्यास्त प्रणाली है, यानी कि जीरो बेस्ड बजट सिस्टम को हम सूर्यास्त बजट के नाम से भी जाना जाता है। तो इसकी नेक्स्ट वीडियो हम आपको बताते हैं। जैसे जनक यानी कि सूर्य अस्त जो बजट प्रणाली है उसका जनक किसे कहा जाता है, पीटर ए पायर को कहा जाता है। इसी प्रणाली का प्रयोग सबसे पहले अमेरिका ने किया था। तो यानी कि जीरो बजट जो प्रणाली है उसका सबसे पहले उपयोग किसने किया था, अमेरिका ने किया था 1973 में। और भारत ने इस प्रणाली की शुरुआत 1987 और 1988 में की थी। सबसे पहला राज्य जिसने जीरो बेस्ड बजट सिस्टम को अपनाया था वो आंध्र प्रदेश था। अब आउटकम बजट क्या होता है, तो आउटकम बजट से अभिप्राय है हमारा जैसे योजनाएं, आपने योजनाएं सुनी होंगी, मनरेगा हो गया, मध्याह्न भोजन योजना हो गया, और अपना प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना होगी, ये सभी योजनाएं होती है। तो आउटकम बजट का मतलब होता है कि सरकार जो पैसा बजट से पेश करती है वो सारे का सारा पैसा कहाँ खर्च किया जाता है, हमारे योजनाओं पर खर्च किया जाता है। अब जैसे मनरेगा है, तो जब शुरुआत हुई थी इसकी 2005 और 2006 में, तो इसे जैसे नाम दिया गया था हमारा मनरेगा। तो आउटकम बजट क्या होता है कि जो हमारी योजनाएं होती हैं उन पे पैसा खर्च किया जाता है। आउट का मतलब होता है बाहर पैसा कहीं लगाना। भाई सरकार है, प्रजातंत्र हमारे जो लगता है वो लोकतंत्र है हमारा भारत। तो लोकतंत्र होने के नाते जो पैसा आउटकम के लिए यूज किया जाता है उसे बोलते हैं आउटकम बजट, यानी कि जो पैसा हमने योजनाओं में लगाना है। जैसे मनरेगा 2005-2006 में आई थी मनरेगा, लेकिन आज इसका नाम वर्तमान में नरेगा के नाम से रखा गया है। मध्याह्न भोजन योजना आप जानते होंगे, जो स्कूलों में खाना प्रोवाइड करवाया जाता है लंच के टाइम में, जैसे बोलते हैं अपना मिड डे मील योजना। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जो सड़कों को पूरा करने से संबंधित है। तो सबसे पहले देश का पहला आउटकम बजट जो है वो 2005 में पेश किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य चालू वित्तीय वर्ष की हर तिमाही समीक्षा करना है। तो आउटकम बजट आपको समझ आया क्या है। आउटकम बजट योजनाओं पर खर्च किया जाता है पैसा, सबसे पहले 2005 में लागू किया गया था। और आउटकम बजट से जो करंट ईयर होता है, माना करंट ईयर 2021 चल रही है, तो इसकी हर तीसरे महीने में उनको चेक करना, ये आउटकम बजट का उद्देश्य होता है बनाने का। अब बात करते हैं जेंडर बजट क्या होता है। ये बजट महिलाओं के विकास कल्याण से संबंधित योजना और कार्यक्रमों के लिए प्रतिवर्ष एक निर्धारित राशि सुनिश्चित करता है। अब जेंडर बजट आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम बजट से इंपॉर्टेंट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे। जैसे पहला बजट किसने पेश किया था, 1733 में प्रोफेसर फिलिप, यानी कि ब्रिटेन में सबसे पहला बजट, पूरी पृथ्वी पे जो सबसे पहला बजट पेश किया गया था 1773 में वित्त मंत्री प्रोफेसर फिलिप के द्वारा पेश किया गया था। अब ये फिलिप नहीं, हमने जो बताया था तुम्हें कि बजट से जो होता है बजट शब्द से आया है।
तो वो गेट शब्द जब आया है तो इन्होंने ही तो वो शब्द लाया था जब इंग्लैंड में अपना बजट पेश कर रहे थे ये उसके सामने। तो वहाँ जो लोग इन्होंने पता है अपने थैले में से एक पर्स निकाल के यानी कि चमड़े का थैला था वो ला के सामने रख दिया। तो पता है वहाँ के जो लोग थे वो हंसने लगे, वो ये कहने लगे कि हाँ ये कैसा बजट पेश किया है, देखो देखो बजट पेश हुआ है। तो ऐसे वो बोलने लगे। तो सबसे पहला बजट 1773 में प्रोफेसर फिलिप द्वारा पेश किया गया था। भारत का पहला बजट 1880 में जेम्स विल्सन ने यानी कि भारत में जो बजट का जन्मदाता कहा जाता है वो जेम्स विल्सन को कहा जाता है। स्वतंत्र भारत का पहला बजट आर के षणमुख शेट्टी ने पेश किया था 1947 में। पहला गणतंत्र, गणतंत्र का मतलब है कि जब 1950 आ गया था तो पहला गणतंत्र बजट 1950 में जॉन मथाई ने पेश किया था। ये आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट बात करते हैं भारत में सबसे ज़्यादा बजट किसने रखा था। तो मोरारजी देसाई ने भारत में सबसे ज़्यादा बजट पेश किया था। अब इसमें प्रधानमंत्री रहते हुए वित्त मंत्री रहे यानी कि कुछ ऐसे पीएम है जो वित्त मंत्री भी थे। कौन कौन? 3 है। एक तो है पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है इंदिरा गांधी और तीसरा है राजीव गांधी। तीनों के तीनों एक ही जैसे परिवार से संबंधित है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ये तीनों पीएम भी थे और वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम अपना डेफिसिट के ऊपर। डेफिसिट का मेरा मतलब होता है घाटा। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे आपको ये वीडियो द्वारा देखनी पड़ जाए, आपको देखनी जरूर चाहिए क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन ऐसा उठता है कि 100% उसकी गलत होने के चांसेस रहते हैं। तो आप बिल्कुल बेसिक से उसकी क्लास देखें और आपको समझ भी आ जाएगा। तो हम पहले पढ़ते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट यानी कि राजस्व आय क्या होता है। राजस्व मेरे आय का मतलब होता है कि जो सरकार की इनकम होती है। अब सरकार की इनकम आप सबको पता है कहाँ से होती है, टैक्स लगाती है। जीएसटी चल रहा है, जीएसटी का मैंने भी चैप्टर कंप्लीट करा है, फिर उसको देख लेना एक बार जीएसटी कैसे कैसे यूज करती है, कितने जीएसटी होते हैं कितने नहीं। तो रेवेन्यू आय यानी कि राजस्व जो आय प्राप्त होती है वो सरकार की जो इनकम होती है उसे रेवेन्यू आय बोलते हैं। अब ये ऐसी प्राप्ति है सरकार इसको सरकार की लायबिलिटी नहीं बनती कि वो दोबारा वापस को लौटाए। जैसे सरकार ने हमसे टैक्स लिया तो सरकार की क्या लायबिलिटी बनती है कि वो पैसा हमको वापस दे, नहीं बनती ना। तो इसलिए वो होती है रेवेन्यू आय से बनती है। तो सरकार की ऐसी आय प्राप्ति जिसमें सरकार किसी भी प्रकार की लायबिलिटी नहीं होती उसे राजस्व आय या राजस्व प्राप्ति कहा जाता है। एग्जाम्पल इसका टैक्स दे रखा है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या राजस्व आय क्या होता है। राजस्व आय ऐसा होता है जैसे ना तो सरकार की कोई इनकम बढ़ती है ना ही कोई भविष्य में उसे कोई पैसा होने की संभावना होती है। जैसे आप गैस की सब्सिडी लेते हो, मतलब हमने पैसा दे दिए तो गैस की सब्सिडी सरकार हमें कुछ पैसा मानो 700 रुपये का सिलेंडर बढ़ जाता है, 200 रुपये हमारे खाते में वापस आ जाते हैं। तो उससे क्या है सरकार की तो खर्चा ही है लेकिन उसे कोई इनकम तो दूरी सरकार को। तो इसे बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी कि राजस्व व्यय। ऐसे सरकारी खर्चे जिनमें सरकार की न तो प्रोडक्शन कैपेसिटी का विस्तार होता है और न ही फ्यूचर के लिए इनकम जनरेट की जाती है, उसे बोलते हैं हम अपना राजस्व व्यय। जैसे उदाहरण है सरकारी विभागों पर होने वाला खर्चा, सरकारी सब्सिडियों को। अब पूंजीगत आय और पूंजीगत प्राप्ति क्या होती है। सरकार की ऐसी आय प्राप्ति जिसमें सरकार पर लायबिलिटी होती है, इन फ्यूचर सरकार को भुगतान करना पड़ता है, उसे बोलते हैं पूंजीगत आय। पूंजीगत आय का मेरा मतलब क्या होता है, अब कैपिटल समझते हो किसे बोलते हैं। कैपिटल का मतलब होता है जैसे आपके पास कोई भी एक संस्था बना दी तो उसमें जो आपकी पूंजी लगी हुई है, मानो मशीन, जमीन, ये सब चीज़ें आपकी क्या है, बिल्डिंग, तो वो सब सारी चीज़ें क्या है पूंजी है। अब पूंजी है तो उसमें खर्चा तो होना ही है। अब खर्चा कैसे होगा, मानो आपकी मशीन चल रही है तो मशीन को खराबी आ जाए तो खर्चा तो होगा यानी कि उसमें करना पड़ेगा। और अगर मशीन चल रही है तो कुछ उत्पादन भी करेगी, उत्पादन करेगी तो उसे इनकम मिलेगी तुम्हें, और इनकम मिलेगी तुम्हारी आय प्राप्ति बढ़ेगी। तो उसे बोलते हैं पूंजीगत आय यानी कि प्राप्ति। तो सरकार की ऐसी आय या प्राप्ति जिसमें सरकार पर लायबिलिटी होती है, इन फ्यूचर सरकार को भुगतान करना पड़ता है। उदाहरण के लिए जैसे घरेलू ऋण और विदेशी ऋण। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि पूंजीगत व्यय, ऐसी सरकारी खर्चे जिनमें सरकार की प्रोडक्शन कैपेसिटी का विस्तार हो रहा है या फ्यूचर के लिए इनकम जनरेट की जाती है, उसे बोलते हैं पूंजीगत व्यय। जैसे अस्पताल से इनकम भी होती है, सरकार खर्चे भी करती है। उद्योग धंधे, सरकार इंडस्ट्री लगाती है। अभी हरियाणा में भी एक योजना चलाई हुई है जिसके तहत आप वो ले सकते हैं क्या कि उसे दुकान खरीद सकते हैं। हरित योजना जो चलाई गई है उसके तहत तो सरकार की इसलिए इनकम भी होती है और खर्चे भी होते हैं, तो इसे बोलते हैं पूंजीगत व्यय। नेक्स्ट बात करते हैं, ये इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनको आप ध्यान से देखना। टोटल एक्सपेंडिचर में से अगर हम टोटल एक्सपेंडिचर मतलब होता है हमारा कुल खर्चा, उसमें से अगर हम कुल प्राप्ति यानी कि कुल इनकम को हटा दिया जाए तो वो बढ़ता है बजट डेफिसिट। बजट डेफिसिट का मतलब आप समझते हो पूंजीगत घाटा। तो कैसे निकलेगा, टोटल एक्सपेंडिचर यानी कि जितनी हम जैसे हमें तो हमारी इनकम हो रही है मानो 5 लाख रुपये और खर्चे हो गए हमारी इनकम है 5 लाख और खर्चे हो गए 10 लाख रुपये के, तो घाटा चला गया ना, तो इसे बोलते हैं बजट डेफिसिट। अब नेक्स्ट आते हैं फिक्सल डेफिसिट क्या होता है। तो फिक्सल डेफिसिट भी एक बहुत ज़्यादा पूंजीगत खर्चे मान लो इसे। तो पूंजीगत खर्चे का मेरा मतलब है जैसे यहाँ पे कोई भी खर्चा है उसमें से हम अपनी टोटल प्राप्ति खरीदते हैं। प्राप्ति हमारी 2 जगह से होती है, एक तो हमारी टैक्स से प्राप्ति होती है, दूसरा हमारे जब देश में लोग काम कर रहे हैं ना उनकी वजह से जो प्राप्ति हुई है उनको घटा दिया जाए तो वो हमारी फिक्सल डेफिसिट निकलाती है। इसका भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, वो ये बनता है कि फिक्सल डेफिसिट ज़्यादा होता है या बजट डेफिसिट ज़्यादा होता है। तो फिक्सल डेफिसिट ज़्यादा होता है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम अपनी तरफ। अब ये मैंने आपको दोनों बता दिए, मैं तीसरे एक कंडीशन बताना चाहता हूँ कि अगर फिक्सल डेफिसिट में से भी इंटरेस्ट पेमेंट को घटा दिया जाए तो हमारी प्राइमरी डेफिसिट बचती है।
तो दोस्तों फिक्सल डेफिसिट तो जो हमारी फिक्सल डेफिसिट हमने समझी थी, तो फिक्सल डेफिसिट में से अगर हम इंटरेस्ट पेमेंट घटा दिया जाए, यानी कि अगर हमने कोई पैसा हमने लोन ले रखा है या हमने कोई पैसा किसी को दे रखा है तो उसे ब्याज मिलता है, तो उसे इंटरेस्ट पेमेंट को हटा दिया जाए तो प्राइमरी डेफिसिट बचता है। ऐसा आपको ये याद करना ही पड़ेगा, मैं तो बता सकता हूँ। तो ये प्राइमरी डेफिसिट होगी आपकी। अगर फिर हम टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब है कि पूंजीगत आय व्यय में से अगर हम टोटल रिक्विजिशन यानी कि केवल और केवल अपनी क्या घटा दी जाए, प्राप्ति घटा देना है, तो क्या बचेगा हमारे पास? रेवेन्यू डेफिशिएंट बचेगा, डेफिसिट बचेगा। डेफिसिट मतलब होता है कम, यानी कि घाटा। तो हमारे पास आय घाटा बचेगा, ठीक है, ये हमारे पास। अब इसके बाद हम अपना क्वेश्चन आंसर टेस्ट लगाते हैं, वो हमारी क्लास पूरी हो चुकी है। अब देखो हम भारत का वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है, तो भारत का वित्तीय वर्ष आपको मैंने बताया था कब प्रारंभ होता है, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा, तो 1 अप्रैल। बजट एक लेख पत्र है जी, बिल्कुल बजट एक लेख पत्र है, वो भी कैसा? इसका आंसर सी हो जाएगा, सरकार की राजकोषीय नीति का। तो बजट एक लेख पत्र है सरकार की राजकोषीय नीति का। शून्य आधारित बजट का क्या अर्थ होता है? देखो शून्य आधारित बजट मैंने आपको बताया था, शून्य आधारित बजट का मतलब होता है कि जो बिल्कुल नई सिरे से शुरू किया जाता है उसे शून्य आधारित बजट कहा जाता है। इसमें किसी भी बात का ध्यान नहीं रखा जाता। चलो इसका उत्तर हो जाएगा अपना फिर डी। अब भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान होता है? तो मैंने बताया था आपको किस घाटे का सबसे अधिक योगदान होता है, तो इसमें होता है हमारा फिक्सल डेफिसिट यानी कि राजकोषीय घाटे का। यदि सरकार का, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं अपना, यदि सरकार का बजट 1 अप्रैल तक पारित न हो सके तो सरकारी व्यय किस आधार पर किया जाता है? तो मैंने आपको ये सब कुछ बताया है कि जो खर्चे होते हैं हमारे, मतलब बजट पेश हो रहा है तो बजट के समय जो खर्चे होंगे उन्हें कहाँ से पूरा किया जाएगा? इन्हें किया जाएगा लेखा अनुदान से। तो यदि सरकार का जैसे 1 अप्रैल तक अगर पारित न किया जाए, न किया पूरा रिजल्ट, तो सरकार का जो व्यय होगा वो कहाँ से पूरा किया जाएगा? लेखा अनुदान से पेश किया जाएगा। मैंने आपको कुछ अनुच्छेद बताए थे, जैसे आपने पहले बताया था कि हमारे संविधान में बजट का कोई उल्लेख नहीं है, तो बजट का उल्लेख नहीं तो फिर कहाँ से पे हम बताते हमारे संविधान में क्या लिखा हुआ? तो वार्षिक वित्तीय बजट लिखा हुआ है, जो अनुच्छेद 112 के तहत आपको दिया जाता है। फिर जो हमारा बजट होता है वो कौन से अनुच्छेद के तहत पास किया जाता है? अनुच्छेद 110 के तहत पास किया जाता है। लेखा अनुदान अनुच्छेद 116 में दिया गया है, और एक और था अनुच्छेद 117। उस अनुच्छेद 117 तो अनुच्छेद 117 में आपको मैंने बताया था, एक तो होता है मनी बिल और एक होता है हमारा फाइनेंशियल बिल। तो 117 में अनुच्छेद में क्या था? हमारा फाइनेंशियल बिल दिखाया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, सी सॉरी। हाँ, अब देखो भारत सरकार के बजट के आंकड़ों में कुल व्यय और कुल प्राप्ति के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? देखो हमारी कुल टोटल इनकम हो रही है, फिर टोटल इनकम में से हम टोटल अगर प्राप्ति घटाए तो क्या होगा? घाटा ही तो बचेगा, तो इसे बोला जाता है बजट घाटा, ना कि फिक्सल घाटा। फिक्सल घाटा ज़्यादा होता है, वैसे हम इसको जो आंसर इसका बी है, यानी कि बजट ही घाटा बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले किस राज्य ने शून्य आधारित बजट को अपनाया था? तो यानी कि शून्य आधारित मैंने आपको बताया था, जो बिल्कुल शुरू से ही शुरू किया जाता है। वैसे अगर पृथ्वी की बात की जाए, यानी कि पूरे वर्ल्ड की बात की जाए, तो सबसे पहले शून्य आधारित बजट किसने अपनाया था? अमेरिका ने अपनाया था। लेकिन भारत में किसने अपनाया? ये आंध्र प्रदेश ने अपनाया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने रखा था? तो स्वतंत्र भारत की इन्होंने बात की है, ना कि गणतंत्र भारत की। अगर गणतंत्र आए तो 1950 से शुरू होता है, स्वतंत्र भारत की बात है तो 1947 से शुरू होता है। तो ये हमारे RK सेठी ने रखा था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालू वित्तीय वर्ष के परिणामों को आधार मानकर अगले वर्ष का बजट तैयार करना क्या कहलाता है? देखो अगर हम करंट ईयर आधार वर्ष मानेंगे तो उसे क्या कहा जाएगा? परफॉर्मेंस। यानी कि हम नेक्स्ट की बात करते हैं तो हमारा जब भी कोई रिजल्ट हम तैयार करते हैं तो उसको पहले देखना होता है, आधार वर्ष को तैयार करना होता है, यानी कि पहले उसकी तैयारी करनी होती है, तो उसे बोलते हैं परफॉर्मेंस बजट। ठीक है, तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट राजकोषीय घाटा। तो राजकोषीय घाटा मैंने आपको बताया था, यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट हमेशा सॉरी डेफिसिट ज़्यादा होता है, तो इसमें कैसे घटाया जाता है? तो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सपेंडिस बोरिंग, यानी कि कुल प्राप्ति और जो विदेशों से जो प्राप्ति है ना वो भी घटा दी जाती है। तो हमारे पास क्या राजकोषीय घाटा बनता है। तो आज हमारा ये क्वेश्चन खत्म हो चुका है। अब नेक्स्ट हम वीडियो बनाएंगे तो उसकी आपको क्लास अटेंड करनी है। चलिए आज के लिए यहीं तक। जय जय भारत।